हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ रैपिड रिवीजन सीरीज। मैं हूं रुद्र, आपका नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेनेटिक्स की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारे 12th बायोलॉजी का, जो कि हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए, नीट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग 15 से 20% जो क्वेश्चन आते हैं आपके जेनेटिक्स यूनिट से आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज इस वीडियो में आपको बहुत ही एफिशिएंट वे में, बहुत ही कम समय में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कराने वाला हूं, ताकि आप अपने बोर्ड के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। चलिए बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स होता क्या है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस क्या होता है? अगर कोई पेरेंट है, पेरेंट के अंदर कोई एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का ट्रांसफर, ये पेरेंट है, पेरेंट से कैरेक्टर का ट्रांसफर प्रोजनी के अंदर अगर हो रहा है तो इसी को नाम दिया जाता है हेरिडिटी। फॉर एग्जांपल, एक पेरेंट है, पेरेंट को सिकल सेल एनीमिया है, डिसऑर्डर है, और सिकल सेल एनीमिया का जो डिसऑर्डर है वो प्रोजनी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, हेरिडिटी का ट्रांसफर हो रहा है। वेरिएशन, नेक्स्ट टर्म इज वेरिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। वेरिएशन क्या होता है? जितने भी पेरेंट होते हैं और प्रोजनी होते हैं, दोनों में क्या होता है? वेरिएशन दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? एक पेरेंट है, मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट ने मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन किया, फीमेल पेरेंट ने फीमेल गैमेट ओवम का फॉर्मेशन किया। ये दोनों फर्टिलाइज हुए, बना सिंगल सेल जाइगोट। जो सिंगल सेल जाइगोट है, इससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ। अब जो पेरेंट के कैरेक्टर होंगे, पेरेंट और प्रोजनी का जो कैरेक्टर होगा, दोनों में क्या होगा? वेरिएशन दिखाई देगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस प्रोजनी के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टर आए और दोनों कैरेक्टर मिलकर एक प्रोजनी का निर्माण किया। पेरेंट इज डिफर फ्रॉम द प्रोजनी इज कॉल्ड वेरिएशन। ए वेरिएशन आया क्यों? आगे हम पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर। जो क्रॉसिंग ओवर होता है, उसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हुआ? यहां पे हमें पेरेंट और प्रोजनी के अंदर वेरिएशन दिखाई दिया। इसी चीज की स्टडी जो होती है, इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स में पढ़ते हैं कि किस तरीके से पेरेंट से प्रोजनी के अंदर कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है और वेरिएशन दिखाई देता है। अब आते हैं इस चैप्टर के कुछ साइंटिस्ट के नेम, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहे बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए। साथ में किस साइंटिस्ट ने कौन सा वर्क किया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा टर्मिनोलॉजी दिया था, सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हर साल एग्जामिनर पूछा था एग्जाम में। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं जे.जी. मेंडल। जे.जी. मेंडल की अगर हम बात करें, जॉर्ज मेंडल, इन्हों को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने ही सबसे पहले वेरिएशन की बात करना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने ही हेरिडिटी, कैसे कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है पेरेंट से प्रोजनी, उसका बात करना शुरू किया। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो पाइसम सताइवम या फिर गार्डन पी के ऊपर था। 7 साल तक इन्होंने वर्क किया था। हमको इनको बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहला साइंटिस्ट जे.जी. मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, डब्ल्यू बेटसन। डब्ल्यू बेटसन की बात करें तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। याद रखना, जेनेटिक्स का जो फादर हैं वो हैं जे.जी. मेंडल्स, लेकिन मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो है डब्ल्यू बेटसन। इनकी जो टर्मिनोलॉजी थी वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्होंने जो टर्मिनोलॉजी दिया था वो दिया था, सबसे पहला जेनेटिक्स। जेनेटिक्स टर्म ही डब्ल्यू बेटसन ने दिया था। लोगों को लगता है कि जेनेटिक्स टर्म मेंडल ने दिया था, लेकिन नहीं, जेनेटिक्स टर्म बेटसन ने दिया था। साथ में और इंपॉर्टेंट टर्म होमोलॉगस, होमोजाइगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये भी डब्ल्यू बेटसन ने दिया था। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस एंड जेनेटिक्स। साथ में एक और टर्म दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, एलील। एलील, आपको पता है एलील क्या होता है?
ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, डब्ल्यू बेटसन ने दिया था। नेक्स्ट है टी.एच. मॉर्गन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस पे 10 स्टार मार्क्स लगाइए तो भी कम होगा, क्योंकि ये नीट 2024 में, बोर्ड 2024 में इस साइंटिस्ट के बारे में पूछा जाने वाला है। आप कुछ मत पढ़ के जाइए, टी.एच. मॉर्गन के बारे में पढ़ के जाइए, इन्होंने कौन सी टर्मिनोलॉजी दी थी उसके बारे में पढ़ के जाइए। इनका जो सबसे पहला वर्क था वो था ड्रोसोफिला के ऊपर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फिर फ्रूट फ्लाई के ऊपर। इनको कहा जाता फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किए थे ये टी.एच. मॉर्गन ने प्रूफ किया था। किस तरीके से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। टर्मिनोलॉजी इनके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी टर्मिनोलॉजी इन्होंने दिया था? तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी दी थी लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन एंड द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बारे में कभी भी क्वेश्चन आए, आप टी.एच. मॉर्गन ऑप्शन टिक करिएगा। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? क्वेश्चन जो बनेगा इस तरीके से बनेगा कि एक कॉलम में 4 साइंटिस्ट के नेम दे दिए जाएंगे और एक कॉलम में 4 वर्क दे दिए जाएंगे, 4 टर्मिनोलॉजी दे दी जाएंगी। आपको मैचिंग कराना होगा कि किस तरीके से कौन से साइंटिस्ट कौन से टर्मिनोलॉजी को दिए थे। आजकल एग्जामिनर का सबसे फेवरेट फॉर्मेट है क्वेश्चन को पूछने का। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपको 4 कॉन्सेप्ट पूछ लिए। तो इस चीज को आप ध्यान रख के जाइएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपके नीट 2024 में और बोर्ड के एग्जाम में भी आने वाले हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट ए गैरोड। ए गैरोड को कहा जाता फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। आपको मैं बता दूं, ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है। पूरे जेनेटिक्स को हम बहुत ही शॉर्ट वे में आपको एफिशिएंट तरीके से रिवाइज कराने वाले हैं। तो हम बहुत ज्यादा थ्योरी को नहीं ध्यान देंगे। जो आपके की कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में जो पॉइंट पूछे जाने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं को ध्यान देंगे, ताकि आप अपने बोर्ड के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकें। नेक्स्ट साइंटिस्ट है ए गैरोड। ए गैरोड जो है, इनको कहा जाता फादर ऑफ है ह्यूमन जेनेटिक्स। इन्होंने ह्यूमन के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया और ह्यूमन के लिए कॉन्सेप्ट दिए। पहला इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था 1 जीन 1 मेटाबॉलिक ब्लॉक। 1 म्यूटेंट जीन, याद रखना, 1 म्यूटेंट जीन 1 मेटाबॉलिक ब्लॉक। 1 मेटाबॉलिक ब्लॉक, 1 म्यूटेंट जीन 1 मेटाबॉलिक ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल फिनाइल कीटोन्यूरिया, नाम सभी ने सुना है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाने वाले जो जीन थे वो म्यूटेंट हो गए। अब फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बन रहा है। जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है ये एलिलीन के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, अब वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। एक एंजाइम म्यूटेंट हुआ, एक जीन म्यूटेंट हुआ, एक मेटाबॉलिक ब्लॉक आ गया, आगे रिएक्शन नहीं बढ़ रहा है। कॉन्सेप्ट किसने दिया? ए गैरोड ने, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी है आपके जीन जेनेटिक्स से जो कि आपको पता होना चाहिए और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है कैरेक्टर। कैरेक्टर की बात करें, जो आपको हमें आंखों से दिखाई दे रहा है वो है कैरेक्टर। जैसे हम हाइट की बात कर रहे हैं, कैरेक्टर हो गया। कलर की बात कर रहे हैं, कैरेक्टर हो गया। हम शेप की बात कर रहे हैं, कैरेक्टर हो गया। साइज की बात कर रहे हैं, कैरेक्टर हो गया। एनीथिंग विच आर कैरेक्टर आर डिफाइंड एज विजुअल फीचर। अगर हम किसी फीचर के बारे में बात कर रहे हैं उसी को नाम दिया जाता है कैरेक्टर। नेक्स्ट इज ट्रेट, ए फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर के जितने फॉर्म होते हैं उसी को ट्रेट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम हाइट की बात कर रहे हैं, कैरेक्टर लिए लिया हमने हाइट। हमने
कैरेक्टर ले लिया हाइट, लेकिन हाइट के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है टॉल, एक होता है शॉर्ट। टॉल, शॉर्ट। टॉल ये भी हाइट है, शॉर्ट ये भी हाइट है। हम कलर की बात कर रहे हैं, ग्रीन एंड व्हाइट। ग्रीन कलर है, व्हाइट कलर है, लेकिन कलर के ही दो फॉर्म है, ग्रीन और व्हाइट। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। जीन और फैक्टर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी वाज जीन और फैक्टर। देयर आर ए डीएनए हैव a small portion called gene. Gene are the small portion of a DNA which are transferred or inherit in the form of RNA and further form protein. जीन डीएनए का वो सबसे छोटा टुकड़ा है जो कि आरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है और आरएनए से प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होता है। ये होता है जीन। जीन ही मेंडेलियन कैरेक्टर को डेवलप करता है। मेंडेलियन कैरेक्टर, डेवलप मेंडेलियन कैरेक्टर। जीन मेंडेलियन कैरेक्टर को डेवलप करने का काम करता है। तो इस टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा, जीन और फैक्टर। नेक्स्ट इज होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस क्या होते हैं? अगर किसी एक जीन के अल्टरनेट फॉर्म की बात करें तो एक जीन के दो फॉर्म होते हैं। ये कोई एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के दो फॉर्म होंगे, एक होगा कैपिटल ए, एक होगा स्मॉल ए। अगर म्यूटेंट जीन है तो उसी का एक अल्टरनेट फॉर्म होगा, ए होगा कैपिटल ए स्मॉल ए। दिस इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस। लेकिन अगर इसी का एक होमोलॉगस हो जाए, कैपिटल ए, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस। अगर सेम तरह का होमोलॉगस जीन हो तो उसको नाम दिया था होमोजाइगस, लेकिन अगर उसी का एक अल्टरनेट फॉर्म हो उसको नाम दिया था हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। एलील। एलील क्या होता है? another form of a gene is called, alternate form of a gene is called allele। एक कोई जीन है कैपिटल ए, इसका एक अल्टरनेट फॉर्म, एक म्यूटेंट फॉर्म अगर अपीयर हो जाए उसको नाम दिया जाता है एलील। दिस इज द एलेलिक जीन। एलेलिक जीन। नेक्स्ट इज जीनोटाइप, फिनोटाइप। आपको पता है जीनोटाइप क्या और फिनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक मेकअप इज कॉल्ड जीनोटाइप। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। दिस ऑल फॉर्म ऑफ ए जीनोटाइप आर द जेनेटिक मेकअप। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी प्लांट का ये क्या है? जीन का मेकअप है, जीन है। इसी को कहा जाता है जीनोटाइप। फिनोटाइप हमें जो आंखों से दिखाई दे रहा है, आंखों से जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है वो होता है उसका फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लांट है जिसकी हाइट क्या है? टॉल है। दिस इज टॉल। तो इसका फिनोटाइप जो हो जाएगा वो हो जाएगा टॉल। एक प्लांट है जिसकी हाइट शॉर्ट है, इसका फिनोटाइप हो जाएगा शॉर्ट। तो जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है कि वो टॉल है, शॉर्ट है, ग्रीन है, येलो है, वो क्या कहलाएगा? उसका फिनोटाइप कहलाएगा। इसी के साथ एक आता है और टर्मिनोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, फिनोकॉपी। एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। फिनोकॉपी क्या होता है? फिनोकॉपी फिनोकॉपी की अगर हम बात करें, यहां पे
एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी। इस तरह से अगर कैपिटल टी है तो उसका जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, टॉल होगा। वो प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। एक और प्लांट है जिसका जीनोटाइप है वो है स्मॉल टी। इसका जो जीनोटाइप है वो है स्मॉल टी। इस स्मॉल टी होने की वजह से इसका जो फिनोटाइप होगा वो होगा शॉर्ट। ये है नेचुरल कंडीशन में, ये है टॉल प्लांट, ये है शॉर्ट प्लांट। क्यों? क्योंकि इसका जीनोटाइप कैपिटल टी, इसका जीनोटाइप स्मॉल टी। अब हुआ क्या, फिनोकॉपी के केस में हम क्या करते हैं, ये जो शॉर्ट प्लांट है इस शॉर्ट प्लांट को हम स्मॉल टी, इसका जीनोटाइप क्या है स्मॉल टी, इसमें हम जिब्रेलिक एसिड डाल देते हैं, Ga3 जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, प्लांट के हाइट को बढ़ाने का काम करता है, स्टेम के हाइट को बढ़ाने का काम करता है। अब यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा, इसकी हाइट को बढ़ा देगा, और हाइट जैसे ही बढ़ेगी प्लांट क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। प्लांट टॉल हो जाएगा, लेकिन जीनोटाइप इसका क्या रहेगा, स्मॉल टी ही रहेगा। देयर आर टू डिफरेंट जीनोटाइप हैव सेम phenotype. Two different genotype have same phenotype. This type of progeny called phenocopy. ये ओरिजिनल नहीं है, उसी की तरह दिख रहा है, इसीलिए क्या नाम दिया गया, फिनोकॉपी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारी टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस। हमारे लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस। आखिर हम कैसे बताते हैं कोई चीज डोमिनेंट होती है या कोई चीज रिसेसिव होती है, हम डोमिनेंट और रिसेसिव का डिसीजन कैसे लेते हैं, तो उसके लिए आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस की अगर हम बात करें, यहां पे कोई एक वाइल्ड जीन है, वाइल्ड जीन एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस होने के बाद आरएनए बनाएगा, आरएनए, और इस आरएनए से एंजाइम बनेंगे या फिर प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है ये मेंडेलियन कैरेक्टर को डेवलप करेगा। मेंडेलियन कैरेक्टर यानी कि मान लिया हम हाइट का, यहाँ पे जो वाइल्ड जीन है ये हाइट के लिए है, हाइट का यानी कि टॉल, ये टॉल है। यहाँ पे जो मेंडेलियन कैरेक्टर होगा वो भी क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। इस चीज को नाम दिया जाता है डोमिनेंस। अब इस वाइल्ड जीन के अंदर हो गया म्यूटेशन, इस वाइल्ड जीन के अंदर हुआ म्यूटेशन होने के बाद यहां पे तीन कैरेक्टर बनेंगे, तीन फॉर्म बनेंगे। एक होगा कि जो म्यूटेशन हुआ है, आफ्टर म्यूटेशन जीन, ये जीन क्या हो, एंजाइम जो बना है वो फंक्शनल एंजाइम बनाए। अगर फंक्शनल एंजाइम बनाएगा तो यहाँ पे जो कैरेक्टर डेवलप पहले हो रहे थे वो भी अब कैरेक्टर डेवलप होंगे, और यहाँ पे जो होगा प्लांट की हाइट होगी वो क्या होगी, टॉल होगी। सेकंड कैरेक्टर क्या होगा, सेकंड कंडीशन में सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो जीन है म्यूटेंट जीन, इस म्यूटेंट जीन में एंजाइम ही ना बने, नो एंजाइम फॉर्म, नो एंजाइम, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया और किसी भी एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं किया। अगर एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे जो प्लांट की हाइट टॉल बनाने वाले एंजाइम थे वो जब बनेंगे नहीं तो प्लांट की हाइट क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, थर्ड कंडीशन में यहाँ पे जो जीन है वो एंजाइम तो बना रहे हैं लेकिन नॉन फंक्शनल बनाए, नॉन फंक्शनल एंजाइम। अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहे हैं, एंजाइम तो बन रहा है लेकिन वो भी मेंडेलियन कैरेक्टर को डेवलप नहीं कर पा रहा है, प्लांट की हाइट क्या रह जाएगी, शॉर्ट रह जाएगी, छोटी रह जाएगी। अब यहाँ पे इस कंडीशन को, तीनों को समझें। ये दोनों जो कंडीशन है जहां पे या तो एंजाइम नहीं बन रहा है या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा है, इस कंडीशन को नाम दिया जाता है रेसेसिव कंडीशन, और ऊपर वाले कंडीशन को नाम दिया जाता है डोमिनेंस।
यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस में से आप क्या समझे कि अगर कोई भी जीन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा तो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, लेकिन अगर कोई एंजाइम नहीं बना रहा है या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है तो कैरेक्टर क्या होगा, रिसेसिव कैरेक्टर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब होता है क्रॉस बिटवीन टू सेम टू क्लोजली member of same species। अगर दो सेम स्पीसीज के क्लोजली मेंबर के बीच में क्रॉस हो तो उस तरह का ब्रीडिंग जो होता है उसको नाम दिया जाता है इनब्रीडिंग। फॉर एग्जांपल सेल्फ है पॉलिनेटेड क्रॉप, जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं उनमें क्या होता है कि क्लोजली मेंबर में आपस में क्या होता है, ब्रीडिंग होता है, इसको नाम दिया जाता है इनब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग क्या होता है, क्रॉस बिटवीन द टू डिस्टेंट मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज। टू डिस्टेंट मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज का मतलब हुआ कि सेम स्पीसीज के लेकिन जो मेंबर हैं वो बहुत है दूर के हैं या फिर कई जनरेशन है उनके बीच में क्या है, गैप है, उसके बीच में जो क्रॉस होता है उसको नाम दिया जाता है आउटब्रीडिंग। यहां पे इनब्रीडिंग से एक और प्रॉब्लम आती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इनब्रीडिंग डिप्रेशन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट था आपके फूड प्रोडक्शन में जो कि अभी हटा दिया गया है, अब वो कॉन्सेप्ट आपके जेनेटिक्स में आ गया है, इसलिए चांस बनता है कि इसको इस साल को क्वेश्चन में पूछा जाए। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को याद करिएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, अगर हम क्या करें किसी एक मेंबर में कंटिन्यूअस हम इनब्रीडिंग करवा रहे हैं, किसी मेंबर में हम कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करवा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके बीच जो रेसेसिव एलील होता है वो अपीयर हो जाता है और वो क्या करता है, उनके प्रोडक्शन को कम कर देता है। फॉर एग्जांपल यहां पे एक रेसेसिव एक हम ले रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, यानी कि ये टॉल प्लांट है दोनों के दोनों। अगर हम इनके बीच में क्या करवाएं, इनब्रीडिंग करवाएं, सेल्फिंग करवाएं तो क्या आएगा, एक आएगा कैपिटल टी, एक आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और एक आएगा स्मॉल टी। यही हमारे पास चार प्रोजनी बनेंगे, एक कैपिटल टी, दो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। जो स्मॉल टी है वो क्या है, रेसेसिव कंडीशन है, हार्मफुल कंडीशन है, शॉर्ट प्लांट है। क्रॉस करवाने की वजह से यहाँ पे शॉर्ट प्लांट आ रहा है, तो इनब्रीडिंग को अगर हम लगातार करवा लें तो यहाँ पे रेसेसिव कंडीशन अपीयर होने लगते हैं पॉपुलेशन के अंदर, जिसको नाम दिया जाता है इनब्रीडिंग। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिड वाइगर। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाइब्रिड वाइगर क्या होता है, जब हम दो मेंबर का क्रॉस करवाते हैं तो उनमें जो प्रोजनी मिलती है वो दोनों पेरेंट से क्या होती है, सुपीरियर होती है। If a progeny was superior from the parent, then cross is called hybrid Weiger, process is called hybrid Weiger. For example, यहाँ पे काऊ है, काऊ के अंदर जो जीन है वो हाई मिल्क प्रोटीन जो है, मिल्क प्रोटीन कंटेंट वो हाई है, लेकिन जो प्रोडक्शन है यानी कि अमाउंट है प्रोडक्शन वो क्या है, प्रोडक्शन कम है। मिल्क प्रोटीन तो ज्यादा है लेकिन जो मिल्क है वो कम है, मान ले 2 लीटर ही दूध देती है वो गाय। अब यहाँ पे एक बुल है जिसके अंदर एक ऐसा जीन है, बुल के अंदर एक ऐसा जीन है जिसके अंदर मिल्क प्रोटीन कंटेंट तो कम है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसका प्रोडक्शन वो क्या है, हाई है। अब यहाँ पे जब हम दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे जो प्रोजनी मिलती है, इस प्रोजनी के अंदर हाई मिल्क कंटेंट जो है वो भी हाई है और यहाँ पे प्रोडक्शन भी हाई है।
जो प्रोजनी है, प्रोजनी सुपीरियर है किससे? दोनों पेरेंट से। इसी को नाम दिया है हाइब्रिड वाइगर। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेंडलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंडलिज्म, जेनेटिक्स की शुरुआत ही मेंडलिज्म से होती है। अभी तक जितना भी हम पढ़ रहे थे ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने वाले थे, जो कि हमारे आगे काम आने वाले हैं। अब हम आते हैं मेंडलिज्म में। मेंडलिज्म का मतलब क्या होता है? मेंडल जो वर्क किए थे वो किए थे पाइसम सताइवम या फिर गार्डन पी के ऊपर। गार्डन पी 7 साल तक वर्क किया, 1856 से लेकर 1863 तक। 1856 से लेकर 1863 तक 7 साल तक इन्होंने वर्क किया गार्डन पी के ऊपर, और इन्होंने एक किताब लिखी एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। लेकिन इनका जो वर्क था, इनका डेथ हो गया 1884 के अंदर, लेकिन अभी तक इनका वर्क क्या हुआ? रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। लोगों ने इनके जितने भी इन्होंने ला दिया है उसको एक्सेप्ट नहीं किए। 3 साइंटिस्ट आते हैं, ह्यूगो डेब्रिज, कार्ल कोरेंस। ह्यूगो डेब्रिज, कार्ल कोरेंस एंड टेस्मान। ये तीनों साइंटिस्ट है, इंडिपेंडेंट काम किए, तीनों अलग अलग देश से थे, और इन 1900 इनके वर्क को फिर से रिकॉग्नाइज किया, फिर से खोजा और कहा कि जो मेंडल ने लॉ दिए थे सारे के सारे लॉ सही थे मेंडल के। अब इनका वर्क क्या था? आखिर मेंडल किस चीज के ऊपर वर्क कर रहे थे? तो सबसे पहले आता है, यहां पे पूछा जाता जो क्वेश्चन कि व्हाई मेंडल वर्क डिड नॉट रिकॉग्नाइज टिल 1900। आखिर क्यों मेंडल का जो वर्क था वो 1900 तक रिकॉग्नाइज किया नहीं किया गया, या फिर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया? तो सबसे पहला जो रीजन आता है वो आता है यूज ऑफ मैथमेटिक्स। यूज फर्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स का सबसे पहले इन्होंने यूज किया बायोलॉजी के अंदर। उस समय जो साइंटिस्ट थे, वो बायोलॉजी के जो साइंटिस्ट थे वो कहे कि हम बायोलॉजी पढ़ने आए हैं, जैसा आप लोग कहते हैं। जैसे ही फिजिक्स कहा जाता है आपके क्वेश्चन में, तो आप कहने लगते हैं कि मैंने फिजिक्स मैथ इसीलिए छोड़ा कि ताकि मुझे मैथ से डर लगता था, और फिजिक्स में भी अब मैथ आ गया। ठीक उसी तरीके से जो पहले जो साइंटिस्ट थे उनको भी मैथ से डर लगता था, बायोलॉजी के साइंटिस्टों को। तो इन्होंने जब बायोलॉजी में मैथ को घुसाया, क्या कौन सा मैथ? इन्होंने रेशियो की बात करने लगे। जो मेंडल थे रेशियो की बात करने लगे, 3:1 परसेंटेज की बात करने लगे। सारे किस चीज में आते हैं? मैथ में आते हैं। तो साइंटिस्ट इस वजह से भी इनको रिकॉग्नाइज नहीं किए कि सबसे पहली बार मैथ का यूज किया। सेकंड, इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दिया था फैक्टर। फैक्टर की अगर हम बात करें, फैक्टर आज का मतलब होता है, फैक्टर का मतलब होता है जीन। इन्होंने कहा कि फैक्टर ही वो चीज है जिसकी वजह से जो कैरेक्टर होते हैं वो इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से प्रोजनी के अंदर, लेकिन कैरेक्टर का कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। तो सेकंड इनका जो ड्रॉबैक था, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्यों अपना वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया, तो फिर फैक्टर का कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ए वेरिएशन के बारे में कुछ नहीं बता पाए कि आखिर वेरिएशन क्यों आता है। दे नॉट वेरिएशन, इनका मानना था ये पेरेंट है, पेरेंट के अंदर कोई एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर डायरेक्ट है प्रोजनी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। पेरेंट है, पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है वो प्रोजनी के अंदर ट्रांसफर हो गया। लेकिन यहाँ पे जब पॉपुलेशन के अंदर देखा गया तो पॉपुलेशन के अंदर क्या था? पेरेंट के अंदर कुछ दूसरा कैरेक्टर था, उससे कुछ डिफर कैरेक्टर इस प्रोजनी के अंदर था। पेरेंट प्रोजनी के अंदर वेरिएशन देखने को मिला। वेरिएशन, ये वेरिएशन क्यों आया पेरेंट से प्रोजनी के अंदर, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बता पाए। नेक्स्ट इनका
जो ड्रॉबैक था कि ही कांट टेल अबाउट द वेरिएशन। लेकिन अब इनके जो पॉजिटिव पॉइंट थे कि आखिर इनका वर्क क्यों सक्सेस हुआ आफ्टर 1900, तो इनका जो सबसे मेन रीजन था यूज ऑफ पी प्लांट, यूज ऑफ पी प्लांट, पी प्लांट। इन्होंने जो पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया वो भी इनके सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि जो पी प्लांट की खासियत होती है उसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है। लाइफ साइकिल छोटी होने की वजह से यहाँ पे जो कैरेक्टर हो रहे थे वो बहुत जल्दी से डेवलप हो रहे थे और उनकी स्टडी बहुत जल्दी हो पा रही थी। सबसे पहला जो पी प्लांट होते हैं उसमें नेचुरली तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन हम उसको आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जैसा हमें जरूरत होगी उसकी तरह हम क्या उसमें करवा सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं। पी प्लांट के अंदर इन्होंने जो कैरेक्टर को चूज किया वो 7 डिफरेंट कैरेक्टर को चूज किया। इस 7 डिफरेंट कैरेक्टर जो थे, 7 डिफरेंट कैरेक्टर ये अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर थे। इस वजह से भी क्या था, इनका वर्क सक्सेस हुआ। और साथ में जो कैरेक्टर थे ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर थे, ना कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। इसी वजह से वेरिएशन जो इनके एक्सपेरिमेंट में था वो देखने को नहीं मिल रहा था। ये बात हो गई मेंडल की। अब मेंडल ने कौन से 7 कैरेक्टर को चूज किए वो भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा इसके बारे में आपकी एनसीईआरटी में लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन से 7 कैरेक्टर को मेंडल ने चूज किया। तो सबसे पहला जो था वो था सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड प्लांट साइज। याद कैसे रखना है, सबसे जरूरी आपको सीड है, सबसे पहले सीड के बारे में याद रखना है। सीड से रिलेटेड 2 कैरेक्टर थे, एक सीड शेप और सीड कलर। सीड शेप, सीड कलर। सीड शेप की बात करें तो राउंड और रिंकल्ड, राउंड रिंकल्ड। सीड शेप कलर की अगर हम बात करें तो येलो जो होता है डोमिनेंट होता है और ग्रीन जो होता है वो रिसेसिव होता है। पॉड शेप, पॉड शेप की अगर हम बात करें फ्लैटेड डोमिनेंट कंडीशन में होता है और कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव कंडीशन होता है। वहीं पॉड कलर की अगर हम बात करें तो पॉड कलर ग्रीन होता है डोमिनेंट और येलो होता है रिसेसिव। नेक्स्ट आता है फ्लावर कलर, फ्लावर कलर पर्पल डोमिनेंट होता है एंड व्हाइट रिसेसिव होता है। आपको सबसे ज्यादा जो याद रखना होगा वो फ्लावर कलर के बारे में याद रखना होगा। साथ में अगर एक्सियल पोजीशन पे फ्लावर है तो डोमिनेंट होता है, वहीं अगर टर्मिनल पोजीशन पे है तो रिसेसिव कंडीशन में होता है। एंड टाल और ड्वार्फ आपको याद हुई हो जाएगा प्लांट साइज के बारे में। टाल डोमिनेंट होता है एंड ड्वार्फ रिसेसिव होता है। ये 7 कैरेक्टर एंड 14 जो एलील है उसको आपको याद रखना होगा कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। नेक्स्ट इज मेंडेलियन टेक्निक। मेंडेलियन ने कौन सी टेक्निक को यूज किया, तो सबसे पहली जो टेक्निक थी सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट। इन्होंने सबसे पहले प्योर पेरेंट का सिलेक्शन किया एंड देन मेंडल फॉर्म द 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटी। प्योर पेरेंट का सिलेक्शन कैसे किया, इनके पास एक प्लांट था कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका इन्होंने सेल्फिंग करवाया। आफ्टर सेल्फिंग यहाँ पे जो प्लांट बने वो बने कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो प्लांट है कैपिटल टी और स्मॉल टी, दिस इज द होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट एंड दिस इज द होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट। बोथ आर द प्योर पेरेंट है। ये प्योर रिसेसिव है, ये प्योर डोमिनेंट है। अब इनका जब हम क्रॉस करवाएंगे, इनमें क्रॉस करवाएंगे तो या तो हमें डोमिनेंट मिलेगा या तो रिसेसिव मिलेगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 2 प्योर पेरेंट का सिलेक्शन किया और इस तरीके से 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटी को बनाया। जैसे कैपिटल टी हो गया, ये हाइट के लिए क्या डोमिनेंट कंडीशन हो गया, ये रिसेसिव कंडीशन हो गया। ऐसे ही कलर की बात करें तो कैपिटल आर ये रेड हो गया और स्मॉल आर ये व्हाइट हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटी को बनाया और उनके बीच में क्रॉस करवाया। नेक्स्ट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं इस पॉइंट से बनने वाले हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम केवल एक बार में केवल एक इनहेरिटेड कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर
वन कैरेक्टर एट ए टाइम, एट ए टाइम। एक बार में हम केवल एक ही कैरेक्टर की स्टडी करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं प्लांट हाइट की, प्लांट हाइट, प्लांट हाइट। आप प्लांट हाइट की स्टडी जब करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हम दो प्योर पेरेंट लेंगे। एक पेरेंट होगा टॉल पेरेंट, प्योर टॉल यानी कि कैपिटल टी, कैपिटल टी। एक है प्योर पेरेंट लेंगे शॉर्ट पेरेंट या फिर ड्वार्फ पेरेंट। इसका जो जीनोटाइप होगा स्मॉल टी, स्मॉल टी। क्यों? क्योंकि ये भी प्योर पेरेंट है। यहाँ पे गैमीट बनेगा कैपिटल टी, यहाँ पे जो गैमीट बनेगा वो बनेगा स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इनमें हमने क्रॉस करवाया। आफ्टर क्रॉसिंग यहाँ पे जो पेरेंट प्रोजनी आया वो आया कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। दिस इज दी प्रोजनी F1 जनरेशन। यहाँ पे जो पेरेंटल थे, पेरेंट थे, वो एक टॉल था, एक शॉर्ट था, लेकिन हमें जो प्रोजनी मिली वो सभी के सभी ऑल क्या हैं, टॉल हैं। जितनी प्रोजनी हमें मिली सभी प्रोजनी टॉल थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल टी डोमिनेंट कंडीशन में है और इस डोमिनेंसी की वजह से जितने भी प्लांट आ रहे हैं वो सभी के सभी टॉल हैं। अब हम क्या करवाते हैं, इनमें सेल्फिंग करवाते हैं, सेल्फिंग। सेल्फिंग में क्या करवाते हैं, ये जो हमारे पास प्रोजनी आई है F1 जनरेशन, हम इन्हीं का आपस में क्रॉस करवाते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, हम सेल्फिंग के लिए लेते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहाँ पे जो गैमीट बनेगा वो बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे भी दो तरह का गैमीट बनेगा, एक होगा कैपिटल टी, एक होगा स्मॉल टी। जब इनके बीच में हम क्रॉस करवाएंगे, आफ्टर क्रॉसिंग यहाँ पे हमें जो प्रोजनी मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये यहाँ पे अब रिजल्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो है ये है टॉल प्लांट, प्योर टॉल प्लांट। ये जो है ये है शॉर्ट प्लांट, शॉर्ट या फिर ड्वार्फ प्लांट। यहाँ पे ये जो है ये हैं टॉल तो हैं लेकिन हेट्रोजाइगस टॉल हैं। दिस इज द होमोजाइगस टॉल, दिस इज द हेट्रोजाइगस टॉल। अब रिजल्ट देखिए, अगर आपने ये रिजल्ट याद कर लिया तो आपको आगे कोई भी क्रॉस पढ़ने की जरूरत नहीं। चाहे हम मोनो हाइब्रिड बात करें, चाहे डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, आप कितना भी क्रॉस करवा लें, आपको केवल मोनो हाइब्रिड क्रॉस से सारे के सारे रिजल्ट मिल जाने वाले हैं। आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी एक रिजल्ट से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखें, ये है 1:2:1, एक कैपिटल टी, कैपिटल टी, दो कैपिटल टी, स्मॉल टी और एक स्मॉल टी, स्मॉल टी। दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। फेनोटिपिक रेशियो देखें, फेनोटिपिक रेशियो। फेनोटिपिक रेशियो का मतलब हुआ हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें जो दिखाई दे रहा है वो 3 प्लांट टॉल हैं और एक प्लांट शॉर्ट है, यानी कि फेनोटिपिक रेशियो जो है वो है 3:1। फेनोटिपिक रेशियो इज 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। अब यहाँ पे रिजल्ट कैसे आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस प्लांट, होमोजाइगस प्लांट कितने परसेंट होमोजाइगस प्लांट हैं, तो यहां पे आप देख के बताएं 25% है, 25% है। ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, यानी कि परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस प्लांट इज 50%। परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस कितने परसेंट हेट्रोजाइगस प्लांट है, तो यहां पर आप रिजल्ट देख के बताएं 50% ऐसे प्लांट है जो कि हेट्रोजाइगस है। 50%, 50%।
परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट, परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट 25%, परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट 25%। परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप प्लांट, परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप प्लांट इज दी 75%। 75% ऐसे प्लांट हैं जो कि क्या है, डोमिनेंट है, डोमिनेंसी की वजह से यहां पे टॉल आ रहा है, तो टोटल 75% आदि डोमिनेंट प्लांट। इन्हीं 4 रिजल्ट को आप याद रख लीजिए। आपके मैं गारंटी देता हूं एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन बने, किसी भी हाइब्रिड से बने, आप कभी भी गलत नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में, एक क्वेश्चन को समझते हैं। एक है पेरेंट की जीनोटाइप दिया हुआ है, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और दूसरे पेरेंट का दिया हुआ है स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, स्मॉल सी। इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया और पूछा कि जो प्रोजनी आएगी उसमें इनमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी का परसेंटेज कितना होगा, इस प्रोजनी का परसेंटेज कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो यहां पे आप देखें, ए है स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, यहां पे जो गैमेट बनेगा वो बनेगा 1/2, इधर से आएगा और इससे आएगा 1/2 और 1। यहां पे हमें क्या चाहिए, कैपिटल ए चाहिए। कैपिटल ए से कितना आएगा, यहां पे आएगा कैपिटल ए, स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यहां से स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी 1, कैपिटल बी आने की प्रोबेबिलिटी यहां से 1/2, स्मॉल बी आने की प्रोबेबिलिटी यहां से 1/2, कैपिटल सी आने की प्रोबेबिलिटी 1, स्मॉल सी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। यहां पे इसका जो जीनोटाइप होगा, परसेंटेज होगा, वो होगा 1/2, 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 1/16। इस पेरेंट प्रोजनी के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/16 होगी। कैसे निकाला, हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस से निकाला। यहां पे एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, इनके बीच में क्रॉस है और पूछा है कि यहां पे टोटल डोमिनेंट प्लांट की फिनोटाइप क्या होगी, डोमिनेंट प्लांट का परसेंटेज क्या होगा। तो डोमिनेंट प्लांट का परसेंटेज क्या होता है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस ए है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस ए है। दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह हम इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। यहां से डोमिनेंट प्लांट की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 3/4। यहां से मोनोहाइब्रिड क्रॉस आने की प्रोबेबिलिटी, डोमिनेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 3/4, 75%। टोटल आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/16 होगी। इस तरीके से आप कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, कोई भी हाइब्रिड हो। नेक्स्ट इज कंक्लूजन फ्रॉम दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन क्या है, ये आपके बोर्ड के लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बोर्ड देने वाले हैं तो वहां पे दोनों पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो कंक्लूजन है वो है पोस्टुलेट या प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। पेयर्ड फैक्टर के बारे में आपको पूछा जाएगा, साथ में प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के बारे में पूछा जाएगा। पेयर्ड ऑफ फैक्टर का मतलब होता है जो जीन होते हैं वो हमेशा पेयरिंग में होते हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए, जो भी जीन होगा हमेशा पेयरिंग में होगा। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ये जो जीन होगा इसमें से एक डोमिनेंट कंडीशन में होगा और दूसरा रिसेसिव कंडीशन में होगा। दिस इज कॉल्ड डोमिनेंसी, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। सेकंड वन इज द लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन और द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गैमेट। लॉ ऑफ द प्योरिटी ऑफ द गैमेट टेल्स, यहां पे एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर एक गैमीट है, एक जीन है कैपिटल ए, इस यहां पे स्मॉल ए। यहां से जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट यहां पे जो क्रोमोसोम जाएंगे, इस क्रोमोसोम में एक में कैपिटल ए जाएगा और एक में स्मॉल ए जाएगा। यहां पे नहीं होगा कि दोनों में कैपिटल ए स्मॉल ए चला जाए या फिर किसी एक में कोई ना जाए, जो भी जाएगा अलग अलग जाएगा। प्योरिटी ऑफ गैमेट यहाँ पे बरकरार रहेगा, इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट। नेक्स्ट वन इज द डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर एट ए टाइम, 2 कैरेक्टर की अगर हम स्टडी
एक साथ करें तो इसको कहा जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जांपल हम हाइट, टॉल, पर्पल, टॉल और पर्पल, शॉर्ट एंड वाइट, टॉल पर्पल शॉर्ट वाइट, दो कैरेक्टर की स्टडी एक साथ कर रहे हैं तो इस तरह का जो क्रॉस होगा इसको कहा जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहां पे जो पेरेंट होंगे वो होंगे कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर एंड स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। क्रॉस कैसे करवाएंगे? यहाँ पे दो गैमेट बनेगा, एक बनेगा कैपिटल टी, कैपिटल आर, यहाँ पे दो गैमेट, एक गैमेट बनेगा स्मॉल टी, स्मॉल आर। क्रॉस करवाने पे बनेगा हमारे पास कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। दिस इज द टॉल एंड पर्पल, टॉल एंड द पर्पल। F1 जनरेशन, ये क्या है? F1 जनरेशन है। अब हम इनका जब है क्रॉसिंग सेल्फिंग करवाएंगे, आफ्टर सेल्फिंग यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है वो रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 9:3:3:1। यहाँ पे हमें 16 प्लांट मिलेंगे। 16 प्लांट में से 9 प्लांट ऐसे होंगे जिसमें दोनों कैरेक्टर क्या होंगे? वो डोमिनेंट होंगे, दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट होंगे। 3 प्लांट ऐसे होंगे जिसमें पहला कैरेक्टर रिसेसिव होगा लेकिन दूसरा कैरेक्टर डोमिनेंट होगा। 3 प्लांट ऐसे मिलेंगे जिसमें पहला डोमिनेंट होगा लेकिन दूसरा रिसेसिव होगा। एंड एक प्लांट ऐसा मिलेगा जिसमें दोनों कैरेक्टर क्या होंगे? रिसेसिव होंगे। आपको ये 9:3:3:1 ये आपको याद रखना है। यही इसका फिनोटिपिक रेशियो है। फिनोटिपिक रेशियो is the 9:3:3:1. जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो is the 1:2:1 का 2 बार मल्टीप्लाई, यानी कि 1:2:1। दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मल्टीप्लाई इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल 1, यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1:2:1:2:4:2:1:2:1। कैसे याद रखेंगे? 121 242 121। सिंपल, कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा 1 2 1 2 1 नहीं, 121 242 121। रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो, डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो 121 242 121। फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। 9 दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट, 3 पहला डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, 3 पहला रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट, 1 दोनों रिसेसिव। बस सिंपल याद रखना है। अब चाहे डाई हाइब्रिड आ जाए चाहे टाई हाइब्रिड आ जाए, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो पता चल गया। फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 9:3:3:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या है? नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असार्टमेंट का मतलब होता है इफ 2 जीन पेयर कंबाइन इन द डाई हाइब्रिड segregation of one gene pair is independent to the another gene pair, that is inheritance of one character is independent of the inheritance of the another character। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक साथ दो कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं तो एक कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, इनहेरिटेंस होना दूसरे कैरेक्टर से एकदम इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं है। बिना मिक्सिंग हुए क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इनहेरिट होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे एक हमने जीन लिया, सॉरी सेल लिया। इस सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो कुछ इस तरीके से हैं। यहां पे हम दो क्रोमोसोम ले रहे हैं। एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वो है कैपिटल ए और स्मॉल ए। दूसरे जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन है वो है कैपिटल बी और स्मॉल बी। यहां पे जब इनका गैमीट का फॉर्मेशन होगा, सेग्रीगेशन होगा, इनहेरिटेंस होगा तो कौन कौन से गैमीट बनेंगे? पहला जो चांस है गैमीट बनने का वो कुछ इस तरीके से है और जो दूसरा गैमीट वो कुछ इस तरीके से है। पहले में गैमीट कैसे फॉर्मेशन हुआ? पहले में जो गैमीट का फॉर्मेशन हुआ कुछ है
इस तरीके से हुआ कि ऊपर क्या था, कैपिटल ए, इस नीचे स्मॉल ए, ऊपर कैपिटल बी, स्मॉल बी। यहां से ए इसके साथ चला गया, गैमीट बना ए बी। ए इसके साथ चला गया, गैमीट बना स्मॉल ए, स्मॉल बी। अब दूसरे कंडीशन में क्या हुआ, ए जस्ट अपोजिट हो गया, पलट गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे तो था कैपिटल ए, नीचे स्मॉल ए, अब ऊपर क्या चला गया, स्मॉल बी, नीचे कैपिटल बी। अब जो गैमीट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ए बनेगा कैपिटल ए, स्मॉल बी, और ए बनेगा स्मॉल ए, कैपिटल बी। बी का इनहेरिटेंस ए से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, ए की वजह से बी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, बी की वजह से ए के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। ये होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट इज सम स्पेशल क्लास, जिसमें आता सबसे पहला टेस्ट क्लास। टेस्ट क्लास की अगर हम बात करें तो टेस्ट क्लास में हम क्या कराते हैं, F1 जनरेशन का क्रॉस हम करवाते हैं किसी एक रेसेसिव पेरेंट से। F1 जनरेशन का अगर हम क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से करवाएं तो हमें जो क्रॉस रिजल्ट मिलता है उसको नाम दिया जाता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का फायदा क्या है, टू फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ अननोन प्लांट, डोमिनेंट प्लांट। हमारे पास कोई अननोन डोमिनेंट प्लांट है, उसका जीनोटाइप अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ए टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, ये प्लांट क्या है, टॉल प्लांट है, लेकिन होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है हमें नहीं पता है। अब हमें अगर होमोजाइगस है कंडीशन में पहला लेते हैं होमोजाइगस कंडीशन है। अब इसका हम क्या करवाएंगे, एक रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे। रेसेसिव पेरेंट कौन, स्मॉल टी। क्रॉस करवाने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है कैपिटल टी, स्मॉल टी। ऑल प्लांट आर डोमिनेंट। यहां से हमें कुछ नहीं पता चला कि ये प्लांट जो है होमोजाइगस कंडीशन में है या हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। लेकिन अब हम यहां पे अगर ये प्लांट हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, इसका हम रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलने वाला है। वो है कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी, स्मॉल टी। एक प्लांट जो है ये है डोमिनेंट या फिर टॉल प्लांट और एक है शॉर्ट प्लांट। रेशियो कितना आया, 1:1। इससे जो पता चला कि हमारा जो प्लांट है वो क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। इसी को नाम दिया था टेस्ट क्रॉस। अगर F1 जनरेशन के किसी एक रेसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाते तो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो आएगा 1:1, इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमने डोमिनेंसी की बात कर ली, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर ली, डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात कर ली। अब एनसीईआरटी में आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक्सेप्शन है जब डोमिनेंसी अपना पूरा कैरेक्टर शो नहीं कर पाता है तो उसको कहा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डिस्कवरी जो किए थे कार्ल कोरेंस ने किया था, किसके अंदर, फ्लावर कलर इन दी स्नैपड्रैगन या फिर मिलामिली जेलापा डॉग फ्लावर। और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, स्टार्च ग्रेन साइज इन दी पी, फ्लावर कलर इन दी मिलामिली जेलापा एंड दी फेदर ऑफ द कलर इन द एडर्नस फाउल। ये चारों एग्जांपल आपको याद रखना होगा, चारों एग्जांपल पूछे जाते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है, चलिए समझें। यहाँ पे एक प्लांट है जिसमें जो फ्लावर कलर है वो है रेड, एक है प्योर कंडीशन है, डोमिनेंट कंडीशन है रेड है, और रिसेसिव जो कंडीशन है वो है व्हाइट। डोमिनेंट कंडीशन रेड, रेसेसिव कंडीशन व्हाइट। यहाँ पे जब हम गैमीट बनाएंगे तो गैमीट बनेगा, गैमीट बनाने के बाद जो क्रॉस करवाएंगे F1 जनरेशन आएगा, ये आएगा F1 जनरेशन।
अगर डोमिनेंट होता तो होता क्या, F1 जनरेशन किसी एक पेरेंट की तरह रिजेंबल होता है, या तो रेड होता है या तो व्हाइट होता है। यानी कि ये जो प्लांट बने हैं सारे के सारे रेड होते हैं, सारे के सारे प्लांट क्या होते हैं, रेड होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे जो प्लांट आए वो सारे के सारे क्या आए, पिंक फ्लावर आए, पिंक फ्लावर आए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो यार था वो कंप्लीटली डिपेंडेंट, कंप्लीटली डोमिनेट नहीं हो पाया स्मॉल आर के ऊपर, इसलिए स्मॉल आर का भी थोड़ा कैरेक्टर इसके अंदर आया और जो फ्लावर बन गया वो बना पिंक फ्लावर। पिंक फ्लावर बना। अब हम इसका सेल्फिंग करवाते हैं, सेल्फिंग। सेल्फिंग, सेल्फिंग के बाद यहां पे आया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। सेल्फिंग करवाने के बाद जो बना वो बना कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 और स्मॉल आर स्मॉल आर। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक प्लांट रेड, दिस इज द रेड, दिस इज द व्हाइट, व्हाइट, एंड दिस वन this one is the pink, pink। एक प्लांट रेड बना, एक प्लांट व्हाइट बना और दो प्लांट क्या बने, व्हाइट पिंक बने। एक रेड, एक व्हाइट और दो पिंक। जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आई होप समझ में आया होगा। आपको एग्जांपल याद रखना होगा, कौन कौन से एग्जांपल हैं। फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर, स्टार्च ग्रेन साइज इन द पी, फ्लावर कलर इन द मिरामिलिस जलापा एंड द फेदर कलर इन द एडर्नस फाउल। नेक्स्ट वन इज द कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंसी की अगर हम बात करें तो कोडोमिनेंसी भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोडोमिनेंसी से कोडोमिनेंसी, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी एक्सेप्शन है डोमिनेंस के का। एग्जांपल की बात करें, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, एमएन ब्लड ग्रुप, एमएन ब्लड ग्रुप एंड सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंसी। कोडोमिनेंसी में होता क्या है, कोडोमिनेंसी में एक साथ दोनों कैरेक्टर डेवलप होते हैं। जैसे एक पेरेंट है जिसके अंदर ब्लड ग्रुप है कैपिटल ए, आई ए, ए ब्लड ग्रुप है। एक पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप है बी ब्लड ग्रुप है, आई बी। यहाँ पे इससे गैमेट बनेगा आई ए, यहाँ से गैमेट बनेगा आई बी। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आफ्टर क्रॉसिंग आई ए एंड आई बी, आई ए आई बी। इस आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होंगे वो ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन, और दोनों अपना इक्वल पार्टिसिपेशन करेंगे तो इक्वल डोमिनेंसी शो करेंगे। इसी को नाम दिया था कोडोमिनेंसी। कोडोमिनेंसी में रिजल्ट एग्जाम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें ये भी आता है 1:2:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें ये भी आता है 1:2:1। 1:2:1, 1:2:1 एग्जैक्ट इक्वल टू द टेस्ट क्लास। नेक्स्ट वन प्लियोट्रॉपिज्म। प्लियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है इफ वन जीन कंट्रोल द मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक। इस तरह के जो जीन होते हैं इनको नाम देता है प्लियोट्रॉपिक जीन। इफ जीन अफेक्ट मोर देन वन फिनोटाइप, ये जो जीन होता है एक से ज्यादा फिनोटाइप को अफेक्ट करता है। एग्जांपल की बात करें, सीड कोड कलर रेड स्पॉट ऑन द एक्सियल एंड द फ्लावर कलर। सिंगल जीन पी के अंदर है और ये 3 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है जैसे कि फिनाइलकेटोन्यूरिया। फिनाइलकेटोन्यूरिया की अगर हम बात करें तो फिनाइलकेटोन्यूरिया में क्या होता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है ये बनता है और फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है या तोड़ता है, इसका मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये जो एंजाइम बन रहा था अब एंजाइम नहीं बन रहा है। अगर एंजाइम नहीं बन रहा है तो फिनाइल एलेनिन क्या होता है, ये टायरोसिन के अंदर
कन्वर्ट नहीं हो पाता। अगर टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाया तो टायरोसिन मेलानिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाया। टायरोसिन मेलानिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाया और जो मेलानिन होता है इंपॉर्टेंट होता फॉर द पिगमेंटेशन इन द बॉडी एंड हेयर। बॉडी और हेयर में पिगमेंटेशन यानी कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि बॉडी में पिगमेंटेशन नहीं है तो कलर नहीं आएगा। साथ में जब फिनाइलएलनिन का अब कंजम्पशन नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो यहाँ जो फिनाइलएलनिन है ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड के अंदर, और पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होने के बाद ये ब्रेन के अंदर एक्युमुलेट होने लगेगा। जैसे ब्रेन के अंदर एक्युमुलेट होने लगा उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे फिनाइलएलनिन केवल एक जीन अफेक्ट हुआ जिसकी वजह से दो कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, इनहेट हो रहे हैं। इसी को नाम दिया जाता है प्लियोट्रॉपिक जीन या प्लियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में भी एक साथ दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता है। दो कैरेक्टर यहाँ पे अफेक्टेड होते हैं। एक होता है आरबीसी की साइज छोटी हो जाती है, साथ में जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे वेलिन रिप्लेस हो जाता है बाय दी ग्लूटामिक एसिड, और यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन हो रहा था वो पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाता। ये भी प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब हम एक जीन के बहुत सारे फॉर्म हो और ये बहुत सारे जीन मिलके किसी एक कैरेक्टर को डेवलप करें या इनहेरिट करें, उसको नाम दिया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल कर्नल कलर इन दी वीट। वीट के अंदर जो कर्नल कलर होता है वो दो जीन से द्वारा कंट्रोल होता है। वही अगर हम बात करें ह्यूमन स्किन कलर तो इससे 3 जीन पेयर कंट्रोल करते हैं, एंड द ह्यूमन हाइट 5 जीन पेयर कंट्रोल करता है, एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस 25 जीन पेयर कंट्रोल करता है। एक से ज्यादा जीन अगर किसी एक कैरेक्टर को इनहेरिट करें तो उसका नाम होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इट इज द क्वांटिटेटिव कैरेक्टर इनहेरिटेंस ऑफ फिनोटाइप डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। इसमें जो फिनोटाइप डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक टोमेटो है, इस टोमेटो को बढ़ाने के लिए, इसका साइज बढ़ाने के लिए एक जीन होता है जो कि 5 ग्राम इसका साइज बढ़ाता है। इस टोमेटो को बनाने के लिए 5 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि इसका जो मैक्सिमम साइज होगा वो 25 ग्राम होगा। अब कोई प्लांट है जिसके अंदर जो टोमेटो है उसमें केवल 4 जीन डोमिनेंट कंडीशन में, यानी कि उसका जो मैक्सिमम साइज होगा वो होगा 20 ग्राम। ऐसा 20 ग्राम क्यों हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील के ऊपर यहां पे फिनोटाइप डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो इसको सटन एंड बाबरी ने सबसे पहले डिस्कवर किया था 1902 के अंदर। सटन एंड बाबरी क्रोमोसोम बिहेवियर यूजिंग द मियोसिस टू एक्सप्लेन द मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन एंड द इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। इन्होंने जीन को क्रोमोसोम से रिप्लेस कर दिया, और जैसे ही मियोसिस में क्रोमोसोम अलग होते हैं, 4 क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक उसी तरीके से इन्होंने जीन को भी क्रोमोसोम से रिप्लेस कर दिया कि बताया जैसे क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं और 4 इंडिपेंडेंट गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक उसी तरीके से क्या होते हैं 4 जीन अलग अलग गैमीट के अंदर ट्रांसफर होते हैं। सटन एंड बाबरी इसको प्रूव करने का काम किए थे। मेंडल ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्रोमोसोमल थ्योरी वाज गिवन बाय द टी.एच. मॉर्गन। इसको प्रूव किया था टी.एच. मॉर्गन ने। इन्होंने वर्क किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की खासियत पूछी जाती है आखिर क्यों एक्सपेरिमेंट के अंदर ड्रोसोफिला का यूज किया गया, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो ड्रोसोफिला होते हैं उसमें मेल एंड फीमेल दोनों एकदम अलग अलग दिखाई देते हैं, दोनों के कैरेक्टर अलग अलग होते हैं। सेकंड पॉइंट आता है इस ड्रोसोफिला को प्रोड्यूस करना बहुत आसान होता है। इसको यहाँ पे प्रोजनी जो बनती है वो बहुत आसानी से बन जाती है, ये राइपन बनाना के ऊपर डेवलप हो जाते हैं। साथ में इनकी लाइफ साइकिल छोटी होने की वजह से कैरेक्टर जो हमें मिलते हैं बहुत जल्दी जल्दी मिल जाते हैं। ये होता फायदा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का यूज करने का। नेक्स्ट वन इज द लिंकेज। लिंकेज की अगर हम बात करें, अभी तक हम जो जीन के बारे में बात कर रहे थे वो सारे जीन क्या हो रहे थे, अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो रहे थे, इसलिए जो उनका इनहेरिटेंस हो रहा था वो इंडिपेंडेंट हो रहा है। अब हम लिंकेज की अगर हम बात करें तो लिंकेज में क्या होता है कि जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ए जीन है, ए बी जीन है। अब इनका जो इनहेरिटेंस होगा वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, एक दूसरे से लिंक होगा, इसी को टर्म दिया था लिंकेज। लिंकेज 2 तरह का होता है, एक होता है कंप्लीट लिंकेज, एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, वहीं इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करें तो ड्रोसोफिला के अंदर देखने को मिलता है।
ग्रासहोपर के अंदर देखने को मिलता है। साथ में इनकम्प्लीट लिंकेज की अगर हम बात करें, इनकम्प्लीट लिंकेज के कुछ है पॉइंट आते हैं, जैसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है इनकम्प्लीट लिंकेज में देखने को मिलता है। और साथ में जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो भी लिंकेज की वजह से करे वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती क्रॉसिंग ओवर भी बढ़ता जाता है। ये तो बात हो गई सिस ट्रांस जो आते हैं वो भी लिंकेज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमोसोमल मैपिंग। क्रोमोसोमल मैपिंग की अगर बात करें तो इसको दिए थे अल्फ्रेड स्टूबेंट ने दिया था। अल्फ्रेड स्टूबेंट जो थे एटीएच मॉर्गन के स्टूडेंट थे। इन्होंने क्या किया, जीन आर लोकेटेड ऑन दी क्रोमोसोम ऑन दी बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। इन्होंने क्रोमोसोम के ऊपर जीन को क्या कर दिया, लोकेट कर दिया, और एक है जीन के बीच का जो डिस्टेंस था उसको सेंटीमार्गन यूनिट दिया। जैसे ये जीन है ए, ये जीन है बी, ये जीन है सी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमार्गन, ये है 10 सेंटीमार्गन। तो इनके जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है उसको सेंटीमार्गन से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे अगर जीन का सीक्वेंस पूछा जाए तो हो जाएगा ए बी सी। इसी को कहा जाता है क्रोमोसोमल मैपिंग। नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो सेक्स डिटर्मिनेशन 3 तरह का होता है। एक होता है प्रोगैमिक, एक होता है सिंगैमिक, एक होता है एपिगैमिक। प्रोगैमिक का मतलब होता है कि बिफोर फर्टिलाइजेशन अगर हमें पता चल जाए कि कौन सा मेल होगा या फीमेल, उसको नाम देता है प्रोगैमिक। जैसे कि बी के अंदर होता है, बी के अंदर जो मेल है ड्रोन हनी बी होता है, वो बिफोर फर्टिलाइजेशन पता चल जाता है कि ये मेल होगा, इसीलिए उसको नाम देता है सिंगैमी, प्रोगैमिक। सिंगैमिक की अगर हम बात करें, सिंगैमिक में क्या होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन पता चलता है कि मेल होगा या फीमेल। मैक्सिमम जो ऑर्गेम होते हैं उनमें सिंगैमिक देखने को मिलता है। वही एपिगैमिक की अगर हम बात करें तो एपिगैमिक में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि टर्टल के अंदर होता है, कछुए के अंदर होता है। कछुए के अंदर जो फर्टिलाइजेशन के बाद है, या अगर वो हॉट प्लेस के अंदर जर्मिनेट कर रहा है या फिर इंक्यूबेशन हो रहा है उसके अंडे का, तो मेल बनेगा। अगर कोल्ड प्लेस के अंदर हो रहा है तो फीमेल बनेगी। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए एपिगैमिक नाम दिया गया। अब यहाँ पे आते हैं पहला सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोमल बेसिस। क्रोमोसोमल बेसिस पे अगर सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्स वाई टाइप का, तो होता किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर एक्स एंड एक्स वाई। एक्स जो होता है फीमेल होती है, एक्स वाई जो होता है वो मेल होता है। यहाँ जो मेल है, मेल के अंदर 2 गैमीट बने, एक बना एक्स है, एक बना वाई। जो फीमेल है, फीमेल के अंदर केवल एक ही गैमीट बनी, वो बना एक्स। यहाँ पे अगर एक्स एक साथ चले आए, एक्स एक साथ चले आए तो यहाँ पे फीमेल का फॉर्मेशन हो गया। अगर एक्स वाई एक साथ आए तो यहाँ पे मेल का फॉर्मेशन होगा। जो प्रोजनी डिसाइड करने का काम प्रोजनी में सेक्स डिसाइड हो रहा है वो मेल के द्वारा हो रहा है, लेकिन हमारे सोसाइटी में जो ब्लेम किया जाता है वो फीमेल को किया जाता है। यहाँ से जो पता चल रहा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन का जो काम कर रहा है वो मेल कर रहा है, ना कि फीमेल कर रही है, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वहां पे ब्लेम किया जाता है फीमेल्स को। नेक्स्ट आता है जेड डब्ल्यू टाइप है। ये बर्ड के अंदर होता है। यहाँ पे जो जेड होता है ये मेल होता है, मेल होमोगैमेटिक होता है, और जो जेड होता है ये फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है। यहाँ पे जो सेक्स डिसाइड हो रहा है वो हो रहा है बर्ड के द्वारा, फीमेल बर्ड के द्वारा। एग्जांपल याद रखना है, बर्ड में होता है। नेक्स्ट वन इज एक्स एंड एक्स जीरो टाइप। एक्स जो होता है ये ग्रासहोपर के अंदर होता है, ये मेल है और सॉरी फीमेल है, और एक्स वो जो है ये मेल है। एक्स जीरो मेल, एक्स फीमेल। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स में भी पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस के कुछ सिंबल है जो आपको याद रखने हैं। जैसे अगर सर्कल करके यहाँ पे इसको कलर कर दिया जाए तो ये अफेक्टेड फीमेल है। अगर स्क्वायर है और यहाँ पे इसको कलर कर दिया गया तो अफेक्टेड मेल है। अगर यहाँ पे ये नॉर्मल है तो नॉर्मल मेल है। अगर यहाँ पे ये बीच में कर दिया गया तो इसका मतलब होता है ये यहाँ पे क्या है, कैरियर की तरह काम कर रहा है। आपको याद क्या रखना है, आपको जो पूछा जाएगा वो डिसऑर्डर के बारे में पूछा जाएगा। आप सभी को आता है कि वो डोमिनेंट कंडीशन में है, रिसेसिव कंडीशन आप निकाल लेंगे, लेकिन जो पूछा जाएगा
एग्जाम्पल पूछा जाएगा और बच्चे एग्जाम्पल में ही कंफ्यूज होते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के कौन से एग्जाम्पल हैं, तो मैंने एक चार्ट बना दिया है जिसमें एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एंड द एल्केप्टोन्यूरिया ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के एग्जाम्पल है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के एग्जाम्पल की बात करें, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डीएमडी एंड द डायबिटीज मेलाइटस, ये सारे के सारे सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर के एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बेसिस, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको मैंने एक एक पॉइंट रिवाइज करवा दिया, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड हमारे लाइव लेक्चर को भी ज्वाइन करें रात को 8 बजे, जिसमें हम बायोलॉजी एनसीईआरटी को कवर करते हैं, साथ में पीवाईक्यू को भी डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ है, तब तक के लिए थैंक यू।